हेलो। चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए, मैंने आवाज भी चेक कर ली है, एवरीथिंग इज ओके। आवाज भी आप लोगों को आ रही है और बहुत अच्छे से आपको चीजें भी समझ में आ रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ऐसी मैं कामना करता हूं, ऐसा मैं सोचता भी हूं कि ऐसा हो रहा होगा, है ना। आज जो हमारा टॉपिक है दरअसल वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में है। तो बिना किसी देरी किए हम लोग आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये जो क्लासेस है आपकी लाइव क्लासेस चल रही है, दरअसल ये 2 बैच में चल रही है ना। 2 बैच से मेरा मतलब है एक एसएससी जीडी में भी चल रही है और एक सीजीएल में भी चल रही है। और आप सभी जानते हैं कि सीजीएल जो आपकी वैकेंसी है उसकी एग्जाम डेट आ गई है और वो एग्जाम डेट है मेरे दोस्त 9 सितंबर से आपकी एग्जाम है। और 9 सितंबर से लगा करके लगभग 26 सितंबर तक आपकी एग्जाम शीघ्र होने वाली है। मतलब इस दौरान आपकी एग्जाम कभी भी हो सकती है, आपका नंबर कभी भी आ सकता है। और मेरा ऐसा पर्सनली आप लोगों के लिए एक मानना है, वो मानना ये है कि एसएससी सीजीएल वाले जितने भी मेरे दोस्त यहां पर पढ़ रहे हैं मुझसे, जो लाइव पढ़ रहे हैं और जिनको समय की प्रॉब्लम है, जिनको टाइम की प्रॉब्लम है, मेरी अगर आप सलाह मानोगे, आप अगर मुझसे पूछोगे कि सर अब हम क्या करें, हमारी एग्जाम बिल्कुल निकट है, पास में है, आप कुछ सुझाव दीजिए सर, हम क्या करें, हम बड़े परेशान हैं। तो एक बड़े भाई होने के नाते मैं आप लोगों को एक सुझाव दूंगा और वो सुझाव ये है कि मैंने विनर बैच जो कि आपको मिला हुआ है सभी लोगों को, उस विनर बैच में मैंने आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स को पढ़ाया है और वो सारी की सारी क्लासेस आपके अपने विनर बैच में एनरोल है। यानी कि आपको सबको, मेरे साथियों दोनों को जो है वो आपको क्या मिलेगा, उसमें विनर बैच मिलेगा ही मिलेगा और मिला ही हुआ है, उसमें मेरी सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। मैंने उस बैच में बहुत मेहनत करी, आपकी कसम, मैंने उस बैच में बहुत मेहनत करी और मैंने मेहनत करके आप लोगों को उस बैच को पढ़ाया और मैंने इस दृष्टिकोण से पढ़ाया कि सीजीएल का लेवल में मेंटेन कर सकूं। मेरी पूरी इच्छा थी और इच्छा है भी, यह बैच भी चलेगा। लेकिन आप कितना भी जोर लगा लोगे मेरे साथियों, मैं कितना भी जोर लगा लूंगा, मैं तो समय से सिलेबस पूरा करवा दूंगा, लेकिन दिक्कत यह है क्या आप उस सिलेबस को इन बचे हुए दिनों में कवर कर पाओगे? तो मेरे ख्याल से जितनी ताकत आप लगा पाओगे, लगा तो दोगे, लेकिन मेरे दोस्त कहीं ना कहीं वो ताकत अधूरी हो जाएगी। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, ध्यान रखिएगा, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, जो सीजीएल वाले बच्चे भी क्लास देख रहे हैं उन लोगों के लिए, कि आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर है मेरे दोस्त कि आप उन रिकॉर्डेड क्लासेस को जो है वो कर लो। अगर आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाना हो तो इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है वो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रहता है और 3 से 4 क्वेश्चंस में मेरे साथियों आप बहुत अच्छे से उसको आगे कर सकते हो। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, कभी कभार आपकी एग्जाम में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ये वेटेज रहता है। जीडी में भी यही है, जीडी में और सीजीएल में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, केवल लेवल का अंतर है, यह बात आपको ध्यान रखना है, लेवल का अंतर है केवल मेरे दोस्त। और बड़े भाई के तौर पर मैं आप सबसे यही सुझाव मतलब दूंगा आप लोगों को कि आप, मैंने बहुत शानदार मेहनत करके वहां भी पढ़ाया है और वही सारी चीजें यहां भी चल रही है, जैसा कि आप समझ रहे हो। तो जिनके पास में समय है वो तो क्लास कर लो, ये तो लाइव चलेगी ही चलेगी। लेकिन जिनके पास में समय नहीं, और वास्तव में सीजीएल वाले बच्चों के पास अब समय नहीं बचा है, रिवीजन मात्र का भी समय नहीं बचा है, तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है सीजीएल वाले बच्चों के लिए स्पेशली कि आप लोग मेरे उस बैच में जाकर के क्लास करना शुरू कर दो और पीडीएफ पढ़ना शुरू कर दो और जहां आपको दिक्कत आए वहां क्लास कर लो। दोस्त, मैं आपके लिए एक टीम का हिस्सा होने के नाते बस इतना कर सकता हूं कि अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मैं पर्सनली आपसे बात करके आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। इस बात की श्योरिटी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं इस मंच से।
तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो सीजीएल वाले बच्चे परेशान ना हो, आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी विनर बैच में पढ़ा रखा है और ये क्लास भी आपके इसमें लाइव चल रही है। बहुत अच्छी बात है, मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं लाइव आपको पढ़ाऊं, है ना, लेकिन संयोग ही ऐसा रहा। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, अब हमारी टीम भी क्या कर सकती, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत जल्द बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस सेट आप कह ले, या फिर आपके लिए आपकी एग्जाम के लिए बहुत अच्छा कुछ हमारी टीम करने जा रही है। जल्द ही आपको इस बात की भी खबर होने वाली है। तो मेरी आप सबसे यह दरख्वास्त है, एक बड़े भाई होने के नाते जो सुझाव मैं आपको दे रहा हूं इस पर अमल करो मेरे दोस्त। आपने अमल किया तो मेरी गारंटी है इकोनॉमिक्स में आप कोई चीज छोड़ के नहीं आओगे। यह मैं अपनी ओर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी ये क्लासेस चलेगी, जीडी में तो चल ही रही है, तो आप लोग जीडी वाले जितने भी बच्चे हैं वो तो एंजॉय करिए ही करिए। लेकिन मैं जीडी में भी 27 तारीख से पहले इस बैच को समाप्त कर दूंगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरी बात को आप अच्छे से समझना। जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े हो, मैं यहां पर देख पा रहा हूं विक्की, शिवानी पाल, ठीक है, और सभी लोग। डाउट आपका कहीं भी रहता है दोस्त, तो मेरी बात समझना अच्छे से। मैं आप लोगों के साथ में हूं, हमारी टीम आप लोगों के साथ में है। अगर आपको कोई तकनीकी डाउट है, आप हमारी टीम को कॉल करिए, टीम को ही नहीं, आप टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करिए, मुझे मेंशन करके मैसेज करिए, चाहे जीडी का बच्चा हो चाहे सीजीएल का बच्चा हो, कि सर मुझे आपसे बात करना है। अगर मैं आपको समय नहीं दूं तो इसमें मेरी गलती है। बाकी यकीन मानना, मैंने कई बच्चों से बात की है और मैं जब उनसे बात करता हूं, जब उन्हें समझाता हूं फोन पे, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि भैया वास्तव में आपने जो फोन पे समझाया, मैं अपनी तारीफ क्या करूं इस विषय पर, लेकिन आपसे जब मैं बात करूंगा, आप मुझसे जब बात करोगे तो आपको वास्तव में बहुत अच्छा लगेगा, है ना। यहां तो क्या है, कमेंट्स बहुत सारे रहते हैं, हम डाउट ले ले यही बड़ी बात होती है हमारे लिए। लेकिन हाँ, यकीन मानना, हम लोग बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं एक एक बात को लिखवा लिखवा के आपको पढ़ाऊं, लेकिन चूंकि अब समय नहीं है हमारे पास में, तो इस बात को, मेरी बात को आप समझ जाना, ठीक है। अब आ जाइए, बिना किसी देरी के हम लोग आगे क्लास को शुरू करते हैं। बाकी एसएससी जीडी में यह क्लास यथावत चलेगी, उसमें भी चलेगी, लेकिन मेरी सलाह है आप लोगों के लिए कि आप इस बैच को मत करो सीजीएल वाले बच्चे, आप रिकॉर्डेड क्लासेस कर लो। बाकी डाउट के लिए मैं बैठा हूं, हमेशा तत्पर तैयार हूं आप लोगों के लिए, आपकी सेवा में हूं मेरे दोस्त। तो वहां पर हम लोग, ठीक है, वहां पर हम लोग मिल लेंगे। ऐसा क्या है, डाउट ग्रुप में तो मैं डेली एक्टिव हुई सही, आपके डाउट भेजिए, हम लोग बात करेंगे आपसे, ऐसा क्या है, ठीक है। चलिए आइए, बिना किसी देरी के हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है मेरे साथियों, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हम इसे कह देते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये मैं आपको बात बताना चाहता हूं। देखो, मैं नंबर भी दे सकता हूं, ऐसा नहीं है मैं यहां नंबर दे दूंगा, लेकिन नंबर देने की वजह से आप ही लोगों का नुकसान है, क्योंकि मुझे उतने ही तेज भारी मात्रा में कॉल आने लगेंगे और मैं किसी का कॉल नहीं उठा पाऊंगा फिर। तो ज्यादा अच्छा है मेरे दोस्त कि जब भी आपको कोई डाउट हो आप मुझे बताना, मैं हरदम आपके लिए रेडी हूं, और आपका एक बड़ा भाई होने के नाते आपकी समस्या को सुनूंगा भी और समझूंगा भी। अब आओ, बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है। देखो, आपकी एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मेरे साथियों, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का मतलब है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब यह है मेरे दोस्त कि व्यक्ति को या किसी भी देश की इकोनॉमी को पैसा कहां कहां से मिलता है, या अगर कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसे धन कहां कहां से मिलता है। सामान्य रूप से सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है, ध्यान रखिएगा, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है मेरे साथियों, वह 3 भागों में बांट करके देखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था के अगर क्षेत्रों की बात करें तो इसके मुख्य क्षेत्रों की बात की जाए, अगर इसके मुख्य क्षेत्र कितने हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भैया बताओ गुरुजी इसके मेन सेक्टर कितने हैं, मुख्य क्षेत्र कितने हैं मेरे दोस्त, तो ध्यान रखिएगा, इसके मेन सेक्टर की अगर मैं बात करूं कि इसके मेन सेक्टर कितने हैं, तो क्या जवाब दोगे। तो आपने किताबों में सुना होगा मेरे साथियों कि इसके जो मेन सेक्टर है उनकी संख्या 3 है। जी हां, बिल्कुल 3 है। बोले गुरुजी 3 कौन कौन से, जरा एक बार बताओ तो सही। मैं बताता हूं, बिल्कुल, ये जो 3 क्षेत्र है ये कौन कौन से क्षेत्र हैं।
तो ध्यान रखिएगा, एक क्षेत्र है आपका प्राथमिक क्षेत्र। एक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो पहला लिखेंगे मेरे साथियों प्राथमिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग अंग्रेजी में क्या जानेंगे? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के नाम से हम इसे जानेंगे, ठीक है। और दूसरा जो क्षेत्र है मेरे साथियों, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जरा वो समझना। द्वितीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? तो द्वितीय क्षेत्र का मतलब होता है सेकेंडरी सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, इसको अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। और इसका एक और क्षेत्र होता है जिसे आप तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तृतीय क्षेत्र के नाम से आप इसे जानते हैं। एक मिनट मेरे दोस्त, एक मिनट आपको बताता हूं मैं। चलिए, मैं ये आपको ये बता रहा था मेरे साथियों कि जो तीसरा क्षेत्र है उसे आप तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और इसको हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? टर्शियरी सेक्टर के नाम से आप इसे जानेंगे। तो टर्शियरी सेक्टर हम इसे कहते हैं। टर्शियरी सेक्टर आप इसे कहते हैं, तृतीय क्षेत्र के नाम से आप इसे जानते हैं। मेरी एक बात समझना, मैं चाहूं तो पीडीएफ से भी आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन मेरे दोस्त यकीन मानना पीडीएफ से आप इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। बाकी आपकी जैसी इच्छा, मैं दोनों तरीके से आपको पढ़ा सकता हूं। तो अर्थव्यवस्था के अगर मुख्य क्षेत्रों की बात की जाए तो ये आपके 3 क्षेत्र है। बाकी आपने परीक्षा के दृष्टिकोण से जो 2 क्षेत्र और महत्वपूर्ण हैं, अन्य क्षेत्र हम इसे कह देते हैं मेरे साथियों, क्योंकि परीक्षा में यहां से भी प्रश्न आते हैं। तो अन्य क्षेत्र या अदर सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसके अदर सेक्टर में आपने एक सेक्टर का नाम सुना होगा, चतुर्थक क्षेत्र। क्या नाम सुना होगा मेरे साथियों? चतुर्थक क्षेत्र। और चतुर्थक को आप लोग क्वार्टरनरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। क्वार्टरनरी, ध्यान रखिएगा। और एक और होता है जिसे आप पंचम क्षेत्र के नाम से जानते हैं, पंचम क्षेत्र। और पंचम क्षेत्र को आप लोग किस नाम से जानते हैं? क्वाइनरी सेक्टर। किस नाम से जानते हैं मेरे साथियों? क्वाइनरी सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। तो ये 2 अन्य क्षेत्र भी होते हैं जो कि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से समझना होता है, पढ़ना होता है मेरे दोस्त। आ रही बात समझ में? जरा आइएगा, मैं इसमें अब मुख्य क्षेत्र की बात कर लेता हूं जो कि परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला हेडिंग डालता हूं मैं, प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का और क्या नाम है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। सबसे ज्यादा जो परीक्षा में प्रश्न बनते हैं वो क्या बनते हैं? इसके एग्जाम्पल को लेकर के। तो मेरे साथियों, मैं हेडिंग डाल रहा हूं प्राइमरी सेक्टर। क्या डाल रहा हूं मेरे दोस्त? प्राइमरी सेक्टर में हेडिंग डाल रहा हूं। इसमें प्राइमरी सेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे भैया। तो प्राथमिक क्षेत्र का और क्या क्या नाम है, प्राथमिक क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्राथमिक क्षेत्र में दरअसल जो रिसोर्सेस आते हैं वो आपका नेचुरल रिसोर्सेस आता है। प्राथमिक क्षेत्र जो है मेरे साथियों, वहां पर प्रोडक्शन किस चीज की सहायता से होता है? तो प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से वहां पर उत्पादन होता है। मैं समझाता हूं फिर आपको बताऊंगा। पहले मैं इस बात को लिखता हूं। इसमें उत्पादन को आप बोलते हैं प्रोडक्शन।
इसमें उत्पादन या प्रोडक्शन, इसमें उत्पादन या प्रोडक्शन प्राकृतिक संसाधनों से होता है। प्राकृतिक संसाधनों से होता है। प्राकृतिक संसाधन का मतलब है जो प्रकृति से प्राप्त, नेचुरल रिसोर्सेस आप इसे कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या है मेरे दोस्त? नेचुरल रिसोर्सेस। और नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? जो जिससे या जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो। जैसे मैं बात करूं इसमें कौन कौन सी चीजें आएगी प्राकृतिक संसाधनों में, तो मिट्टी आएगी मेरे दोस्त। क्या आएगी इसके अंदर? मिट्टी आएगी। मिट्टी को आप लोग मृदा कहते हैं या इसी को आप लोग सॉइल कह दो। मिट्टी इसमें आएगा मेरे साथियों। पानी आ गया, पानी। जल, तो जल भी इसके अंदर आएगा मेरे साथियों, वाटर आप लोग कहेंगे। भूमि आप कह लो, भूमि। भूमि का मतलब होता है लैंड। आ रही बात समझ में? तो जितना भी प्रोडक्शन होगा इन सब नेचुरल रिसोर्सेस की सहायता से होगा, है ना। तो जितना भी उत्पादन होगा देश के अंदर वो सब का सब इनकी सहायता से होगा। यह बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भैया इसका दूसरा नाम क्या है, बताओ इसका अन्य नाम क्या है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका एक अदर नेम भी है, अन्य नाम भी है। और इसका क्या है वह अन्य नाम? इसका अदर नेम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो अन्य नाम है वो है कृषि और संबद्ध क्षेत्र। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज आप इसे कहते हैं। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, संबद्ध का मतलब होता है जुड़े हुए क्षेत्र। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र क्या बोलते हैं इसको? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के नाम से भी आप इसे जानते हैं, इस प्राइमरी सेक्टर को। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। और इसे अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्त? तो इसको जानते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एंड एलाइड, एलाइड का मतलब होता है इससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज। सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीजें आती है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीजें आती है, कृषि में कौन कौन सी चीजें आती है, तो ध्यान पूर्वक सुनना जरा मेरी बात को, मैं जो आपको बता रहा हूं। कृषि के अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहली चीज आती है मेरे साथियों कृषि के अंतर्गत खेती करना। चाहे मैं गेहूं की खेती करूं, चाहे मैं प्याज की खेती करूं, किसी भी चीज की खेती करूं, तो खेती या कृषि में क्या क्या आएगा? सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर में सबसे पहले जो चीज आएगी वो आएगी मेरे साथियों अनाज को उगाना। अनाजों की खेती, अनाज है ना, जितने भी खाने योग्य अनाज। अनाज में क्या क्या मेरे साथियों? गेहूं आ गया। चाहे मैं गेहूं की खेती करूं, चाहे मैं चावल की खेती करूं, मैं किसी भी चीज की खेती करूं, चाहे मैं दाल की खेती करूं, दाल भी तो अनाज में ही आएगा ना, दाल भी अनाज में आएगा। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं मेरे साथियों, ये प्राइमरी सेक्टर में आएगी। अच्छा, खेती करता है, अगर कोई किसान खेती करेगा तो क्या केवल खेती करेगा वो? मेरे ख्याल से खेती में वो फलों को भी उगाएगा। हो सकता है किसी किसान का मेरे साथियों आम का बगीचा हो, अमरूद का बगीचा वो लगा ले। आ रही बात समझ में? तो ये भी ध्यान रखना, यानी कि फलों को उगाना, खेती में वो फलों को भी उगाएगा। तो फलों को उगाना भी मेरे साथियों खेती ही कहलाता है। और फलों को उगाना दरअसल पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी जो है वो फलों की खेती करना होता है मेरे दोस्त। इसके अलावा बहुत सारे लोग फूलों की भी खेती करते हैं, फूलों को भी उगाते हैं और मार्केट में जाकर के बेचते हैं। तो फूलों को उगाना, दूसरी बात क्या याद रखना है? फूलों को उगाना। और फूलों को उगाने को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? फ्लोरीकल्चर। ठीक है, तो फूलों को उगाना फ्लोरीकल्चर कहलाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। वहीं पर फल हो गया, फूल हो गया, सब्जियों को भी तो उगाते हैं लोग, तो सब्जियों को उगाना ओलेरीकल्चर। सब्जियों को उगाना या सब्जियों की खेती करना, इसे आप लोग अंग्रेजी में ओलेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। ओलेरीकल्चर आप इसे कहते हैं। तो खेती के अंतर्गत अनाज को उगाया जाता है, फलों को उगाया जाता है, और फलों को उगाना पोमोलॉजी कहलाता है। इसी के अंतर्गत फूलों को भी उगाते हैं, सब्जियों को भी उगाते हैं। जो भी आपको करना है वो करना है। लेकिन मुझे बताओ, मेरे गांव का मांगीलाल या मेरे गांव का मेरे साथियों गंगाराम खेती करेगा तो क्या केवल इतना ही काम करेगा? इसके साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है, संबद्ध क्षेत्र। संबद्ध का मतलब इससे जुड़ा हुआ, मतलब इससे लगा हुआ।
तो कोई भी व्यक्ति जब खेती करता है मेरे साथियों, तो इसमें और भी वो बहुत सारे काम करता है। जैसे कौन कौन से काम करता है? तो मेरे साथियों वो पशुपालन करता है। पशु पालेगा कि नहीं पालेगा? मैं खुद खेती करता हूं, मेरे माता पिता सब लोग खेती करते हैं, तो हमारे घर पर गाय भैंस भी है, ध्यान रखना, गाय भैंस भी है, तो हम पशुओं को पालते हैं। हम क्यों पालते हैं? एनिमल हस्बेंड्री क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो कृषि उत्पाद है, जैसे सोयाबीन का कचरा मेरे साथियों, एनिमल हस्बेंड्री हम इसे कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो ध्यान रखिएगा, जो सोयाबीन का कचरा है, जो हम कहें कि प्रोडक्ट हमें लास्ट में प्राप्त हो रहा है, उसकी सहायता से हम लोग क्या कर लेते हैं? तो उसकी सहायता से मेरे साथियों हम लोग पशुओं को जो है वो चारा पानी, दार पानी दे देते हैं, है ना। उसके बाद मेरे साथियों फिशिंग बोलते, फिशिंग का मतलब क्या होता है? फिशिंग का मतलब होता है मेरे साथियों मछली पालन। फिशिंग हम मछली पालन को कहते हैं। तो मछली पालन भी किसके अंतर्गत आता है? तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। यह फिशिंग का एक बढ़िया एग्जाम्पल हो गया मेरे साथियों। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा मेरे साथियों और हो सकता है खनन। खनन का मतलब होता है माइनिंग, है ना, किसी चीज में खुदाई करना मेरे साथियों, है ना। खनिज पदार्थों की खुदाई कहां से होगी? भूमि से होगी। तो यह बात भी आपको ध्यान रखना है। इसी का साथ मेरे साथियों खनन के साथ और क्या क्या चीजें होगी? तो एक मत्स्यन लिखेंगे, मत्स्यन। और मत्स्यन का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, मछली पालन आप इसे कहते हैं। तो मछली को भी पाल सकते हैं मेरे साथियों। अच्छा, फिशिंग हो गया। मत्स्यन का मतलब भी एक ही बात है, फिशिंग कह दो या मत्स्यन कह दो मेरे साथियों, है ना। फिर मेरे साथियों वन लगाना, फॉरेस्ट्री आप कहते हैं, वानिकी बोलते हैं इसके लिए। सही शब्द क्या है हिंदी में? वानिकी है, और इसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट्री। मुझे बताओ फॉरेस्ट्री कहां पर की जाएगी? वन कहां पर लगाए जाएंगे? जमीन पर लगाए जाएंगे। तो पशुपालन आ गया, फिशिंग आ गया, खनन आ गया, वानिकी आ गया। चाहे मैं कपास उगाऊं, चाहे मैं दाल उगाऊं, चाहे मैं चावल की खेती करूं, चाहे मैं अनाज की खेती, ये सब के सब किसके अंतर्गत आएगा? ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया मेरे दोस्त? मैंने ये बताया कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या चीजें आने वाली है। तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत अनाज, फलों को उगाना, फूलों को उगाना, सब्जियों को उगाना, पशुपालन करना, फिशिंग करना, खनन करना, वानिकी करना, ये सब का सब किसमें आएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आने वाला है। किसमें आने वाला है? प्राइमरी सेक्टर में आने वाला है। इसे हम प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े मेरे दोस्त, आगे बढ़े। तो ये प्राइमरी सेक्टर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है कि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊं मेरे साथियों, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं मेरे साथियों? आगे हम लोग बढ़ सकते हैं ना? आइए मेरे साथियों, एक बात मैं आपको यहां पर बता देना चाहूंगा कि इस प्राथमिक क्षेत्र में भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या काम करती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा जनसंख्या काम करेगी, लेकिन इसका जीडीपी में योगदान सबसे कम होगा मेरे साथियों। देश की राष्ट्रीय आय में योगदान सबसे कम है प्राइमरी सेक्टर का, लेकिन देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या इसमें कार्यरत है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, ओके भाई। हिंदी सर जी, बिल्कुल मैंने हिंदी लिखा मेरे भाई। फूलों को उगाना, पशुपालन, फिशिंग, ये सब हिंदी लिखा है। चलिए अब दूसरे क्षेत्र की मैं बात करता हूं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र। और द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। तो द्वितीय क्षेत्र को और किन किन नामों से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, द्वितीय क्षेत्र को हम और किन नामों से जानते हैं? तो इसे हम लोग दरअसल दो नाम से जानते हैं। बोले दो नाम कौन कौन से गुरुजी? जल्दी से बता दो, परीक्षा आ गई। बिल्कुल बताता हूं। इसके अन्य नाम, अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय क्षेत्र को और किन किन नामों से जाना जाता है, इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो द्वितीय क्षेत्र को आप जानते हो मेरे साथियों औद्योगिक क्षेत्र के नाम से। औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हो। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हो। औद्योगिक क्षेत्र,
और औद्योगिक क्षेत्र को आप इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आप इसे कहते हैं। और दूसरा मेरे दोस्त, इसको विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र। और विनिर्माण को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी आप इसे जानते हैं। किसके नाम से मेरे साथियों? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो ये दो नाम इसके हैं मेरे साथियों, एक विनिर्माण क्षेत्र और एक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नाम क्यों कहा जाता है इसको? इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें नेचुरल रिसोर्सेस को लेकर के आते हैं और एक नए प्रोडक्ट में इसको हम बदल लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों कहा जाता है इसको? इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम कच्चा माल या रॉ मटेरियल मेरे साथियों इसमें लेकर के आते हैं। कच्चा माल हम इसमें लेकर के आते हैं और उसमें मेरे साथियों इसको उद्योगों में लेकर के आते हैं, इंडस्ट्री में लेकर के आते हैं और इसके बाद में एक नया प्रोडक्ट या नया उत्पाद मेरे साथियों, न्यू प्रोडक्ट आप इसे कहते हैं, वो बना देते हैं हम इसमें। जैसे कैसे? तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बात करूं मेरे साथियों गन्ना की। जैसे खेतों में जो गन्ना होता है वो हमारे लिए कच्चा माल है, खेतों से हमें मिल रहा है, कृषि से हमें मिल रहा है, प्राइमरी सेक्टर से हमें मिल रहा है। तो इस गन्ने को जब हम उद्योग में ले जाएंगे मेरे साथियों, तो इस गन्ने से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं? तो इस गन्ने से हम शक्कर बना सकते हैं, सुगर। आ रही बात समझ में? इस सुगर केन से हम सुगर बना सकते हैं और इसी गन्ने से हम लोग क्या बना सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, शुगर हमने बना ली, इससे बढ़िया शानदार शुगर बना ली कि नहीं बना ली? दूसरी बात मेरे साथियों, और भी चीजें हैं हमारे पास में। जैसे ये तो गन्ना की बात हो गई है, जैसे हमने आटा लिया मेरे साथियों, आटा लिया। इस आटा को जब आटा की जगह हम लिखेंगे गेहूं मेरे दोस्त, आटा नहीं। जो गेहूं है हमने जो कि खेतों से प्राप्त किया, इसको अगर हम उद्योगों में ले जाएंगे, इंडस्ट्री में ले जाएंगे, तो इस गेहूं से हम लोग आटा बना लेंगे। इसी गेहूं से हम लोग ब्रेड बना लेंगे मेरे दोस्त। इसी गेहूं से हम लोग बिस्किट भी बना लेंगे। आ रही बात समझ में? तो गेहूं से हमने आटा बना लिया, ब्रेड बना लिया, बिस्किट बना लिया। गेहूं सस्ता है, लेकिन जब आटा खरीदने जाओगे तो महंगा मिलेगा, ब्रेड खरीदने जाओगे तो महंगा मिलेगा, वहीं पर बिस्किट खरीदने जाओगे तो भी महंगा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यह विनिर्माण क्षेत्र इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें हम कच्चे माल को उद्योगों में कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, उसके बाद एक नए प्रोडक्ट में हम इसको क्या करते हैं? बदल देते हैं। वहीं पर मेरे साथियों, जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं, कपास। जैसे कॉटन हमें खेतों से मिला, इस कपास को जब हम उद्योग में ले जाएंगे तो इसी कपास से हम लोग क्या बना लेंगे मेरे साथियों? कपड़ा बना लेंगे, क्लोथ्स बना लेंगे। तो यह बात भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र या आप लोग किस नाम से जानते हैं? विनिर्माण क्षेत्र के नाम से आप इसको जानते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी कि क्या मैंने बताया। अब एक बात और मेरी सुनना जरा यहां पर। दरअसल ये जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, इस सेकेंडरी सेक्टर के बारे में यह कहा जाता है कि जितने भी उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं वो सारे के सारे इसके उदाहरण हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे मेरे दोस्त कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो सभी उद्योग, ध्यान रखिएगा, सभी उद्योग जो भी हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं मेरे साथियों, वो सब के सब इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा। जैसे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूं। जैसे एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई का मतलब होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। इसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसलिए केवल अभी आपको लिखवा रहा हूं कि इसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, उद्योग कह लो या उद्यम कह लो, एक ही बात है ना। इसके बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, अभी केवल एमएसएमई लिख लो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। जितने भी कुटीर उद्योग है वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। जितने भी कुटीर उद्योग है मेरे साथियों वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। कुटीर उद्योग हो गए, इसके अंतर्गत लौह इस्पात उद्योग भी आएंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आ रही बात समझ में? तो लौह इस्पात उद्योग जितने भी है मेरे दोस्त, जिसे आप लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से आप
जानते हैं तो ये भी आप इसके अंतर्गत रखेंगे। बाकी कपड़ा उद्योग भी इसके अंतर्गत आएगा। लौह इस्पात उद्योग के साथ साथ मेरे साथियों कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग है ना, जो सुगर केन इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, बीड़ी उद्योग, घड़ी उद्योग, जितने भी इंडस्ट्रीज आएंगे, जितने भी इंडस्ट्रीज हो सकते हैं जो जो हम जानते हैं, वो सारे के सारे उद्योग इस सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बेटा मैंने सीक्वेंस से ही लिखा है विशाल भाई, मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूं, डोंट वरी। मैंने ये बताया कि सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये इसके दूसरे नाम हैं। जैसे मैंने बताया, सोनू को उसकी गर्लफ्रेंड सेम्स के नाम से पुकारती है, सोनू को उसके पापा सोनूड़ा बोलते हैं, सोनू के दोस्त उसको पता नहीं किस नाम से पुकारते हैं, आप लोग सब समझदार है किस नाम से पुकारते होंगे। तो ये सारे के सारे हम इसके अंतर्गत रखते हैं। और इसको विनिर्माण क्षेत्र क्यों कहा जाता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर कच्चा माल लाया जाता है जो कि हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर से गन्ना मिला, गेहूं मिला, कपास मिला। जब इसको गन्ने को उद्योग में ले जाया जाएगा तो इससे शक्कर बना ली जाएगी, गुड़ बना लिया जाएगा। इससे एक और चीज बना जाती है ना, गुड़। गुड़ मतलब अच्छा नहीं, गुड़ मतलब वो जो मीठा मीठा बनता है ना, गुड़, वो बना लिया जाएगा। जैसे गेहूं हमने खेती से प्राप्त किए, और गेहूं से मेरे साथियों, गेहूं को जब उद्योगों में ले जाया जाएगा तो ध्यान रखिएगा, इससे हम आटा बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं। वैसे ही कपास का उपयोग करके, कपास का उपयोग हम काय में कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कपास को उद्योगों में ले जा करके हम इससे कपड़ा बना लेते हैं। तो ये सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंतर्गत, हाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी उद्योग है, चाहे बीड़ी उद्योग, ध्यान रखिएगा, चाहे कत्था उद्योग, कोई भी हो, वो सब के सब इसके अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है। अंकित गौतम कह रहे कालिया बोलते सर हम तो। अरे क्या बात है भाई। अंकित भाई, जैसा मैं काला हूं वैसा ही आप भी काले ही होंगे, उम्मीद तो यही है मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बताएं। चलिए आगे आइए, इधर आ जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। अब तीसरा देखते हैं मेरे दोस्त। तीसरा जो क्षेत्र है, दरअसल उसे आप तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे मेरे साथियों? तृतीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र को आप टर्शियरी सेक्टर के नाम से जानते हो। तृतीय क्षेत्र, इसे अंग्रेजी में टर्शियरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त। टर्शियरी सेक्टर हम इसे कहते हैं, तृतीय क्षेत्र। और इसका अन्य नाम भी है मेरे साथियों। इसको और किस नाम से जाना जाएगा तो ध्यान रखिएगा, इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाएगा। इसे सर्विस सेक्टर हम लोग कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? सर्विस सेक्टर। तो इसका जो अन्य नाम है वो क्या है? तो इसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अदर नाम आप लोग लिखना इसका, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र को आप सर्विस सेक्टर कहते हैं। सर्विस सेक्टर कहते हैं। यह सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से परीक्षा में कई बार प्रश्न आते हैं। इसे आप लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। बोले सर्विस सेक्टर के नाम से कैसे जानते हैं? क्यों बोलते हैं इसको सेवा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को सेवा प्रदान करता है। क्योंकि यह प्राइमरी या इसी को बोलते हैं प्राथमिक, क्योंकि यह दोनों क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। क्योंकि यह दोनों क्षेत्रों को, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों क्षेत्रों को सेवा प्रदान करता है। सेवा प्रदान करता है, सेवा प्रदान करता है। क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे साथियों, जैसे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मैं अभी उज्जैन से क्लास ले रहा हूं, मन हुआ मेरा दिल्ली जाने का, भाई सर ने बुलाया, अंकित सर ने फोन लगाया, विनय सर कहां हो? मैंने कहा सर उज्जैन में हूं। बोले आओ यार थोड़ा काम है। मैंने कहा ठीक है सर आता हूं। मैं बाय एयर, भगवान करे कभी भविष्य में उड़ के जाऊं, है ना, या फिर मैं ट्रेन से चला जाऊंगा, नहीं तो फिर बस से चला जाऊंगा। ध्यान रखना मेरे साथियों। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि परिवहन के जितने भी साधन हैं वो सारे के सारे इसके उदाहरण हैं।
आ रही बात समझ में? तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा मेरे साथियों? तो परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन मेरे साथियों। तो परिवहन इसके अंतर्गत आने वाला एक बेस्ट एग्जाम्पल है। परिवहन सेवा दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपको? ट्रेन आपको सेवा देगी कि नहीं देगी? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन आपको सर्विस दे रही है कि नहीं दे रही? रेलवे आपको सर्विस दे रहा है ना, आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में चले जाओगे मेरे साथियों। बैंक, आपकी माताजी ने कहा कि बेटा पैसा डाल दो, पिताजी ने कहा पैसा डाल दो बेटा, घर पर थोड़ा काम है, आपने पैसा डाल दिया, भगवान करे आप सबकी नौकरी लगे और आप लोग जल्दी ही माता पिता की सेवा करने का आपको सौभाग्य मिले, ठीक है। वहीं पर मेरे दोस्त अगर आप कहीं घूमने जाओगे तो पर्यटन मेरे साथियों, पर्यटन का मतलब है टूरिज्म, है ना। पर्यटन को फिर से लिख देता हूं मैं, पर्यटन, पर्यटन का मतलब होता है टूरिज्म। तो ध्यान रखिएगा, कहीं घूमने जाओ, जैसे कभी उज्जैन आना, महाकाल मंदिर, तो मुझे फोन लगाना, मैं आपके साथ भी घूम लूंगा थोड़ा सा और आपको भी घुमा दूंगा। तो पर्यटन भी क्या है? एक सेवा है, आपको सेवा दे रहा है कि आओ आओ हमारे यहां महाकाल कॉरिडोर घूमो, ये सब चीजें। आ रही बात समझ में? दूसरी बात मेरे साथियों, एक बात और समझना, यहां पर आपको हेल्थ मिल जाएगा, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी क्या है? एक प्रकार का आपको सेवा देता है, स्वास्थ्य, जिसे आप लोग हेल्थ कहते हैं मेरे साथियों, हेल्थ, ठीक है। और स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से कौन मेरे साथियों? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल आपको सेवा देता है कि नहीं देता है? एजुकेशन इसके अंतर्गत आएगा, एग्जाम्पल में एजुकेशन, और एजुकेशन का मतलब क्या होता है? शिक्षा। भैया आप पढ़ रहे हो तो आपको सेवा ही तो दे रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं, तो एजुकेशन इसके अंतर्गत आएगा। और जिसका प्रयोग करके आप क्लास को देख रहे हो उसको आप इंटरनेट के नाम से जानते हो, इंटरनेट। तो इंटरनेट भी क्या कर रहा है? आपको सेवा प्रोवाइड कर रहा है, तो इंटरनेट आ जाएगा। भगवान करे कभी आपको इन चीजों से रूबरू ना होना पड़े, जैसे पुलिस, तो पुलिस की अगर कभी सहायता लगी तो मेरे साथियों वो भी सेवा क्षेत्र में आएगा। आ रही बात समझ में? टीचर, भगवान करे आपको हमेशा ही जो है ध्यान रखना वो इसके अंतर्गत चीजें शामिल हो, ठीक है। वहीं पर टीचर, डॉक्टर, वकील, ये सारे के सारे आपको सर्विस देते हैं। हॉस्पिटल आपको इलाज करता है, वो भी आपको सर्विस दे रहा है ना। वैसे ही आप अपने जीवन का बीमा करवाते हो, जिसे आप क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उसे आप कहते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस या बीमा जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो मैं लिखूंगा मेरे साथियों बीमा, बीमा का मतलब है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे साथियों। फिर वहीं लिखूंगा संचार, संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, संचार का मतलब है कम्युनिकेशन। जैसे आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपने मुझे फोन लगाया, तो हम लोगों ने वीडियो कॉल पर बात कर ली, ऑडियो कॉल पर बात कर ली कि हाँ भैया आपको क्या दिक्कत है। ये संचार के साधन, ये भी किस में आएंगे मेरे साथियों? ये सेवा क्षेत्र में आएंगे। बच्चों का कहना यह है कि सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मेरे दोस्त इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, मैं कल लेकर के भी आऊंगा, डोंट वरी, कल मैं इसके क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगा और कल हम राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे, शुरू कर दूंगा मैं। जैसा सीक्वेंस में चल रहा हूं वैसे पक्का चलूंगा, मेरी गारंटी इस बात के लिए। पर मेरा आपसे यही गुजारिश है, यही तमन्ना है कि विनर बैच वाले बच्चे, सीजीएल वाले बच्चे, सीजीएल वाले मेरे दोस्त, आप इस क्लास को यहीं रोक देना और कोशिश करना कि रिकॉर्डेड क्लास आप कर लो। मैंने वहां बहुत अच्छे से मेहनत की है, वहां पर भी आपको मिल जाएंगी चीजें, है ना। और बाकी मैं करंट इकोनॉमी की क्लासेस लेकर के आऊंगा 1 तारीख को, लगभग 1 तारीख के आसपास, ताकि थोड़ा सा और करंट इकोनॉमी का पार्ट जो है वो आपका जो है वो जुड़ जाए मेरे दोस्त। तो ध्यान रखिएगा, मैं वहां पर भी चीजों को आपको बताने वाला हूं, सारी चीजें मैं करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। मेरे ऊपर जवाबदारी है तो मैं इस जवाबदारी को बखूबी निभाऊंगा, इस जवाबदारी से मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हो गए। तो क्या क्या उदाहरण है इसके? परिवहन, बैंक, पर्यटन, स्वास्थ्य में हॉस्पिटल, एजुकेशन, शिक्षा, महाविद्यालय, कॉलेज, ये सब के सब मेरे साथियों इसके अंतर्गत आने वाले हैं। अब हम लिखते हैं मेरे साथियों चतुर्थ क्षेत्र, और चतुर्थ क्षेत्र को आप लोग किस नाम से जानते हो? तो क्वार्टरनरी सेक्टर के नाम से जानते हो। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं चतुर्थ क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो क्वार्टरनरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर के नाम से हम इसे जानते हैं, है ना। चतुर्थ क्षेत्र या क्वार्टरनरी सेक्टर हम इसे कहते हैं मेरे दोस्त। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्वार्टरनरी सेक्टर। ध्यान रखिएगा, इस चतुर्थ क्षेत्र का एक और नाम है, इसे नॉलेज सेक्टर या ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। तो मेरे साथियों इसे ज्ञान क्षेत्र
या इसी को बौद्धिक क्षेत्र भी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल सेक्टर भी आप इसे कह देते हैं। तो ज्ञान क्षेत्र कह लो, नॉलेज सेक्टर बोलते हैं इसको, ज्ञान क्षेत्र को अंग्रेजी में नॉलेज सेक्टर, नॉलेज सेक्टर कह लो मेरे साथियों इसको, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बौद्धिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर बुद्धि लगानी पड़ती है मेरे दोस्त, यहां पर बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। यहां जो उदाहरण आएंगे ना वो सब बुद्धि से संबंधित है, ठीक है। तो बौद्धिक क्षेत्र आप इसे कहेंगे, और बौद्धिक क्षेत्र को आप लोग क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल सेक्टर, इंटेलेक्चुअल सेक्टर, इंटेलेक्चुअल सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हो। क्यों? क्योंकि इसमें बुद्धि लगानी पड़ती है। बोले सर एक आध एग्जाम्पल बता दो जिसमें बुद्धि लगानी पड़ती है। बिल्कुल मेरे दोस्त, आओ उदाहरण की अगर हम बात करेंगे, यहां पर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें इसमें आएगी। मुझे बताओ सॉफ्टवेयर में बुद्धि लगानी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? अरे भाई ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर दरअसल दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरे को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपका मोबाइल जो चलता है वो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है एक, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि एंड्रॉइड की वजह से आपका मोबाइल चलता है। वैसे ही आपके मोबाइल में व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पर मैं समय समय पर लाइव आता रहता हूं, कोई एक विशेष टॉपिक लेकर के, है ना, करंट अफेयर्स लेकर के भी मैं आता रहता हूं। आप चाहें तो वहां भी मुझसे जुड़ सकते हैं। कुमार विनय उज्जैन वाले के नाम से मेरी आईडी है, वहां पर भी हम लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहां भी आप मुझे मैसेज करोगे तो हम लोग बात कर लेंगे। तो सॉफ्टवेयर आपका इसके अंतर्गत आएगा मेरे साथियों, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर मैं यहां पर लिखूंगा मेरे साथियों। एप्लीकेशन की मैं बात करूंगा, डिफेंस की, रक्षा, हम बोलेंगे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास। मुझे बताओ अनुसंधान कौन कौन कर पाएगा? क्या अनुसंधान मेरे गांव के मांगीलाल साहब कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। क्या वो रिसर्च कर पाएंगे? नहीं। यहां पर चाहिए टेक्निकल बंदा, बिल्कुल जो बुद्धि से बिल्कुल शार्प हो। तो अनुसंधान और विकास इसके अंतर्गत आएगा। क्या आएगा मेरे साथियों? अनुसंधान और विकास इसके अंतर्गत आएगा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? R&D। और R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से आप इसे जानोगे, R&D के नाम से आप इसे जानोगे। तो इसी को हम चतुर्थ क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो मेरे दोस्त चतुर्थ क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, चतुर्थ क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और इसी को बौद्धिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। वहीं पर ध्यान रखिएगा एक और क्षेत्र होता है जिसे आप पंचम क्षेत्र के नाम से भी जानते हो, पंचम क्षेत्र। और पंचम क्षेत्र को हम लोग क्वाइनरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। पंचम क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्वाइनरी सेक्टर। तो मेरे दोस्त पंचम क्षेत्र की हम चर्चा करते हैं, क्वाइनरी सेक्टर। क्वाइनरी सेक्टर के नाम से आप इसे जानोगे। किस नाम से जानोगे मेरे दोस्त? क्वाइनरी सेक्टर आप इसे कहते हो। और पंचम क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? केवल एग्जाम्पल लिख लो इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत आता है आपका मीडिया। मीडिया मेरे साथियों ध्यान रखिएगा, जो मीडिया है, मीडिया होता है मेरे साथियों। जो सरकार है, सरकार भी इसी में आती है। जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय, यह भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र आपकी परीक्षा के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिहाज से यह प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर है। अगर आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो इन तीन क्षेत्रों के उदाहरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, इस बात की गारंटी है। आ रही बात समझ में? तो इतनी बातें आपको इसके अंतर्गत याद रखना है। उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे साथियों। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो अर्थव्यवस्था के ये इतने सारे क्षेत्र मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब वादे के मुताबिक मैंने आपसे यह कहा था कि अर्थव्यवस्था के प्रकार और आर्थिक क्षेत्र पढ़ाने के बाद में पीवाईक्यू लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू भी लेकर के आऊंगा, कल पक्का लेकर के आऊंगा। जितने भी क्वेश्चन बने उससे संबंधित लेकर के आऊंगा, लेकिन मैं एक नए टॉपिक की शुरुआत आज से ही करना चाहूंगा, ठीक है। एक नए टॉपिक की शुरुआत में आज से ही करना चाहूंगा। रौनक
भाई साहब पूछ रहे हैं सर बौद्धिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं। देखो रौनक भाई, बौद्धिक क्षेत्र में बुद्धि लगाने वाले चीजें आती है। एप्लीकेशन बनाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है ना, पढ़ने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा। और रिसर्च करने के लिए, रिसर्च कौन करेगा मेरे साथी, जो स्कॉलर होते हैं, जो पीएचडी करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, तो उसमें बुद्धि लगती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहां से आते हैं, तो ये बौद्धिक क्षेत्र के अंतर्गत है। आप तीनों क्षेत्र को मेरे साथियों, तीनों क्षेत्र को आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? एक बार जल्दी से मुझे हां या ना में जवाब दे दीजिए, मैं आपको एक अगले चैप्टर की ओर ले जाता हूं मेरे साथियों तब तक, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। अब आ जाइए, बिना किसी देरी की हम लोग अगले बिंदु की चर्चा करते हैं। अगले बिंदु की चर्चा करते हैं करण देवेंद्र सिंह बिष्ट, बहुत बढ़िया। करण जी का एक प्रश्न है और वो प्रश्न मैं यहां नहीं बता सकता आप सभी लोगों के सामने, लेकिन करण जी बिल्कुल आपने कहा वो इंडस्ट्री भी उसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। आपका जवाब रहा चलिए बहुत बढ़िया। आइए जरा अब मैं नए टॉपिक की ओर चलता हूं, और नया टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय आय। हेडिंग डाल लेंगे सब लोग, हमारे पास अब इतना समय नहीं है कि हम अगले दिन से इस क्लास की शुरुआत करें। बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लेते हैं, तो कल हम इसके बारे में भी शुरू कर देंगे पढ़ना, है ना। राष्ट्रीय आय की हमें बातचीत करना है, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं, नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। देखो राष्ट्रीय आय का मतलब है राष्ट्र की आय, राष्ट्र या देश की आय, इसी को तो हम राष्ट्रीय आय बोलेंगे। जैसे एक परिवार की आय होती है ना, परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं वो कुल पैसा कितना कमाते हैं एक साल के अंदर, उसे पारिवारिक आय बोलेंगे। कि भैया एक साल के अंदर किसी व्यक्ति ने कितना पैसा कमाया है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो पारिवारिक आय बोलेंगे। वैसे ही एक देश ने एक साल में कितना पैसा कमाया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग कहेंगे मेरे साथियों राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोग बात करेंगे, और इसके अंतर्गत हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कारक आय क्या है, ध्यान रखिएगा। उससे राष्ट्रीय आय को पढ़ाने के लिए मैं आपको एक बताना चाहूंगा शब्द कारक। कारक को हम लोग बोलते हैं फैक्टर, फैक्टर हम इसे कहेंगे, ठीक है। कारक या इसी को फैक्टर कहेंगे। ये कारक क्या है और फैक्टर क्या है, जरा इसको समझ लो। इसको समझ लिया तो लाइफ झिंगा लाला, नहीं तो दोस्तों मजा नहीं आएगा लाइफ में, है ना। तो ध्यान रखिएगा कारक या फैक्टर किसे कहते हैं। कारक का मतलब क्या होता है जरा वो समझो। एक तो हिंदी में आपने पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सब चीजें मेरे साथियों आ रही बात समझ में, तो वो हिंदी में कारक है। यहां इकोनॉमिक्स में भी कारक होते हैं, और इसका मतलब ये होता है जो चीजों का उत्पादन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए टीवी है, ये बोर्ड है, ये पेन है, ये माइक है, इसको बनाने में किन किन चीजों की आवश्यकता लगती है, उसी को हम कारक कहते हैं। तो सिंपल से शब्दों में अगर मैं कारक की परिभाषा लिखूं तो मैं यही लिखूंगा, किसी वस्तु को बनाने में, किसी वस्तु को बनाने में उपयोग साधन या बनाने में लगे हुए साधन कारक कहलाते हैं। लगे हुए साधन कारक, या इसी को आप लोग कहते हैं फैक्टर कहलाते हैं, है ना। किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो भी साधन लगते हैं उसे हम कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये हम कहें ये रिमोट है, इस रिमोट को बनाने में कौन कौन सी चीजें लगी है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे ये टी शर्ट मैंने पहनी है, इसको बनाने में कौन कौन सी चीजें लगी है, इसको हम बोलेंगे कारक। ये माइक मैंने पहन रखा है, इसको बनाने में जो जो चीजें लगी है उसको भी हम कहेंगे कि ये कारक है। तो जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं जरा वो समझना, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो उदाहरण के लिए मैंने कोई पेन बनाया, पेंसिल बनाई, कुछ भी मैंने बनाया, मैं कोई भी एक एग्जांपल लेके बताना चाहूंगा। जैसे मैंने एक कोई पेन बनाया, इस पेन को बनाने के लिए मुझे किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ी मेरे साथियों, तो आप ही बताना इस पेन को बनाने के लिए मुझे किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ी। तो मेरे ख्याल से मुझे प्लास्टिक की आवश्यकता पड़ेगी,
पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अरे इस पेन को बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक की आवश्यकता पड़ेगी ना, प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक मैंने लिखा मेरे साथियों, प्लास्टिक। इसी के साथ इस पेन को बनाने के लिए मुझे इंक की भी आवश्यकता पड़ेगी, इंक। इसके अंदर में इंक डालूंगा ना, इंक मेरे साथियों। वैसे ही इस पेन को बनाने के लिए ध्यान रखना, मुझे प्लास्टिक, इंक, इन सब की आवश्यकता तो पड़ेगी पड़ेगी। रिफिल की भी आवश्यकता पड़ेगी, रिफिल। रिफिल इसके अंदर, जिसके अंदर इंक भरी होती है, वो उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। इस पेन को बनाने के लिए मुझे मजदूरों की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वही तो पेन बनाएंगे। आ रही बात समझ में? तो मैंने लिखा श्रमिक। श्रमिक, और श्रमिक को हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं, लेबर। आ रही बात समझ में? इस पेन को बनाने के लिए मुझे पूंजी की भी आवश्यकता पड़ेगी। पूंजी का मतलब है, पूंजी का मतलब होता है कैपिटल। और पूंजी में दो चीजें आती है, ध्यान रखिएगा, पूंजी में दो चीजें आती है। एक तो आता है धन, धन का मतलब होता है पैसा, रुपया, है ना? धन का मतलब होता है रुपया, पैसा। और दूसरा मशीन। अरे इस पेन को इसका आकार देने के लिए, इसके अंदर इंक डालने के लिए मुझे मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। आ रही बात समझ में? तो यह भी मुझे आवश्यकता पड़ेगी। और एक और चौथी चीज है मेरे साथियों, वो है उद्यमशीलता। और उद्यमशीलता का मतलब है रिस्क लेने की क्षमता। मालिक जो पेन बनाने का जोखिम उठा रहा है, रिस्क ले रहा है, क्योंकि पेन नहीं बिके तो फिर क्या होगा? और इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, इसी को बोलते हैं उद्यमशीलता। तो ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक, इंक, रिफिल, इन तीनों चीजों को आप लोग सामान्य भाषा में क्या कह देते हैं? कच्चा माल कह देते हैं, रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल है। बाकी अगर मजदूर होंगे, उसके पास में पैसा होगा, मशीन भी होगी, उद्यमशीलता भी होगी, रिस्क लेने की क्षमता भी होगी, तो इन सब चीजों अगर ये सारी चीजें होगी तो पेन का उत्पादन हो जाएगा। इसके अलावा मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इनकी कमी के बिना किसी चीज का मतलब इसका उत्पादन रुकेगा। तो कच्चे माल को मूल रूप से हम लोग किस में शामिल करते हैं? भूमि में शामिल करते हैं, भूमि। और भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये चार कारक लगभग मैंने बताए हैं आपको। वो चार कारक कौन कौन से, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं। तो ध्यान रखिएगा, चार कारक में से एक कारक है भूमि। भूमि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा कारक मेरे साथियों श्रमिक है, या श्रम आप लिखें, श्रम को आप लोग लेबर बोलते हैं। और तीसरा कारक है पूंजी। पूंजी को आप लोग बोलते हैं कैपिटल, कैपिटल मेरे साथियों। और चौथा कारक जो है वो है उद्यमशीलता। और उद्यमशीलता को आप लिखे उद्यमी, उद्यमी लिखो, उद्यमिता लिख लो, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। और उद्यमिता का मतलब जो होता है वो क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, उद्यमिता का मतलब होता है रिस्क लेने की क्षमता लेने वाला। भारत में लोगों के पास में भूमि मिल जाएगी, श्रम भी मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में श्रम सस्ता है, हर कोई काम करना चाहता है। पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन रिस्क कोई नहीं लेगा। मुकेश अंबानी, टाटा, बिड़ला, सबके पास खूब अथाह पैसा है, लेकिन रिस्क नहीं ले पाते हैं। मेरे पापा के पास में भी 50-60 हजार रुपए रखे रहते, तो मैं कहता हूं पापा कोई उद्यम कर लेते हैं, कोई अच्छा सा काम कर लेते हैं। अरे रेंद्रे दादा, मतलब अपना पैसा सुरक्षित करके रखते हैं वो। मैं कहता हूं पापा क्या मतलब? बोले अरे कौन रिस्क ले, मालवा में बोलते हैं, बोले कौन रिस्क ले यार, रहने दो। तो रिस्क लेने की क्षमता किसी के पास नहीं है। पैसा भी है, जमीन भी है, सब कुछ है, लेकिन रिस्क कोई नहीं ले सकता। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं ये बेसिक सी बातें आपको समझ में आई होगी, है ना? इन्हीं को बोलते हैं कारक। तो उत्पादन के लिए या किसी भी वस्तु के बनाने के लिए इन चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? कारक के नाम से जानते हैं। अब हम कल क्या करेंगे? कल पीवाईक्यू लगाएंगे। मैं लगभग 15 से 20 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हम राष्ट्रीय आय को कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। ये मेरा शेड्यूल है, ये मैंने सारी बातें आपको बताई है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बात बताना चाहूंगा, और बात यही है कि मेरे दोस्त जो लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वो बड़े भाई के तौर पर एक सलाह मेरी मानना। और वो सलाह यह है कि आप इस क्लास को रोक करके रिकॉर्डेड क्लास कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं उसके लिए बैठा हूं, अगर दिक्कत आएगी तो, ठीक है? क्योंकि आपका ही उसमें लाभ है। बाकी अगर आप मेरे साथ में लगातार जुड़ेंगे
तो मैं 28, 27 या 28 तारीख तक तो ऐसे भी आपका सिलेबस जो है वो पूरा करवा ही दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, तो है ना। तो वहां पर भी मैं सिलेबस करवा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा, अब इतना समय नहीं है आप लोगों के लिए, हम भी जो है वो काफी कुछ मेहनत करने वाले हैं और काफी कुछ नए कुछ प्लान्स लेकर के आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अब जो है पुरानी क्लासेस ही करनी चाहिए, और अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर हम बैठे ही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, अब शेष वार्ता आप लोगों से हम लोग कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए, और धन्यवाद आप सभी का आज की क्लास को लेने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे और समझेंगे इस बात को कि वास्तविकता क्या चीज है ना। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो किसी भी रूप में हम लोग शामिल होंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, जय महाकाल, राधे राधे, खूब आराम कीजिए, खूब पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं आपसे। शुक्रिया, धन्यवाद।